नाइन्थ क्लास हमने मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, और हमने नंबर्स के बारे में बात की थी और रेशनल नंबर को p/q में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, हमने इरेशनल नंबर के बारे में बात की थी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ओके, ये सारी बातें हम कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ईजी है, और उसके बाद फिर हम फर्दर क्वेश्चनिंग करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि देखिए, ये क्वेश्चन आपने 8th क्लास में किए हुए हैं पहले से ही। मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, अगर वो दोनों नंबर सेम नहीं हैं, जैसे कि 1 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं, तो इसका तो आंसर आएगा 0। लेकिन 1 और 1.0000000001 इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, तो हमेशा आपका आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, आंसर है इन्फिनिटी। उसमें से पूछा गया है कि आप अपनी मर्ज़ी से इन दोनों के बीच से कोई 4 नंबर बताओ। देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि ये कहा जाए कि जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में नंबर चल रहा है आपको वही बताना है, क्योंकि सामने वाला क्या सोच रहा है वी डोंट नो। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, आंसर है इनफाइनाइट। लाखों नंबर है, करोड़ों नंबर है, अरबों नंबर है। ठीक है, हो सकता है कि इतने पूरे हमारे यूनिवर्स में स्टार्स ना हो जितने ज़्यादा उनके बीच में नंबर्स हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, बिल्कुल है। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं कि जितनी काउंटिंग हमारे टीचर्स को आती है मुझे उससे ज़्यादा आती है। ठीक है, वही बात कोई भी कह सकता है कि जितनी काउंटिंग आपको आती है उससे कहीं ज़्यादा सामने वाले को आती है, और जितनी सामने वाले को आती है उससे कहीं ज़्यादा आपको आती है, क्योंकि काउंटिंग इज़ अनकाउंटेबल। ठीक है, इट्स अनबिलीवेबल। थोड़ा अजीब लगता है कि काउंटिंग, जिसके नाम ही काउंटिंग है वही अनकाउंटेबल है, उसी को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट तक है। ठीक है, हाँ, ये है कि उसके बाद हमने वर्ड्स को यूज़ करना छोड़ दिया। जैसे जैसे आपने अभी 8th क्लास में पढ़ा था कि हम एक्सपोनेंट एंड पावर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है बचपन से वंस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, अ बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, फिर आता है क्वाड्रिलियन, पेंटेलियन, हेक्सेलियन, हेप्टेलियन, ऑक्टेलियन। तो इस तरह से चलता रहता है। लेकिन उसके बाद फिर हमने क्या सोचा कि इतने वर्ड्स याद रखने की ज़रूरत ही क्या है, हम डायरेक्ट उसको पावर में लिखेंगे। 10 की पावर 5, ख़त्म बात। 10 की पावर 18, 10 की पावर 24, 10 की पावर 46। 10 की पावर 46 का मतलब क्या है, 10 के आगे 46 जीरो है। ठीक है, तो हमने शब्दों को यूज़ करना उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, उसके लिए हमने अलग से नाम रखना बंद कर दिया। जैसे अपने इंडिया जो है, अपने इंडिया के अंदर जो काउंटिंग सिस्टम है वो कैसे चलता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख आ जाता है। उसके बाद फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरह से चलता है। ठीक है, और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या फिर इंटरनेशनल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है, फिर क्वाड्रिलियन आता है। तो इस तरह से हमारे पास वर्ड्स हैं, लेकिन हम बार बार उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, हम सीधा एक्सपोनेंट में लिख देते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आप मुझे उसमें से नंबर बताओ, कौन सा नंबर बताओगे। कोई भी नंबर बता देते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका देखो क्या है। फर्स्ट स्टेप, आप इनको पॉइंट्स में चेंज कर लो, डेसिमल्स में चेंज कर लो। इसको डेसिमल में चेंज करो, कितना आया, 0.6। इसको चेंज करो, कितना आया, 0.8। इन दोनों के बीच में आपसे पूछा जाता है कि मुझे 5 नंबर बताओ। 5 नंबर बताने के लिए 1 0 लगा दो, आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, 60 और 80 के बीच में नंबर नहीं बता सकते हम, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आया, 0.61, 0.62, 0.79 तक चलेगा। ठीक है, मान लो इसने पूछा था कि इन दोनों के 100 नंबर बताओ। 100 नंबर के लिए मैं क्या करता, एक और 0 लगा देता। तो ये शुरू हो जाता 0.601 से लेकर 0.799 तक। ठीक है, 1000 नंबर बताने होते तो एक एक 0 और लग जाती। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 आप कितने भी लगा सकते हो, छूट होती है हमारे पास। ये सबसे इजी तरीका है दो शब्दों के बीच में नंबर निकालने का। ठीक है, हो सकता है आपने 9th क्लास में अभी आपको टीचर्स ने सिखाया हो, या हो सकता है आपको 8th क्लास में सिखाया हो कि पहले आप इन दोनों को ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करो, वो उसका एकदम मिडिल नंबर पूछेगा। लेकिन इसने क्या एक है, बिल्कुल बीच वाला नंबर ही बताओ, नहीं कहा। ठीक है, तो इसने कहा है कि उसके बीच में क्वेश्चन जब भी होता है ना, उसमें लिखा होता है कि फाइंड राइट एनी 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। ये कभी नहीं होता कि एकदम मुझे एग्जैक्ट बीच वाला ही चाहिए। इज दिस ओके? इस तरह से हम इसको करते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको पॉइंट्स में चेंज नहीं हो रहा, जैसे कि मतलब टर्मिनेटिंग, ये तो टर्मिनेट हो गया था। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मुझे बताओ 2/3 एंड 5/7 में कितने नंबर्स होंगे। तो डिवाइड करते हैं इसको, कितना आएगा, 0.666 चलता रहेगा। ठीक है,
तो मैं इसको क्या लिखूँ 0.6 बार। इसका कितना आएगा 0.7 को इससे डिवाइड करोगे तो 7 7 आर 49, ठीक है। उसके बाद बचा 1, फिर 7 1 7, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कितना है 0.66 0.71, इनके पीछे नंबर बता दो 0.67 0.68 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम 2 डिजिट्स के बीच में नंबर्स निकाल सकते हैं और कितने भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इरेशनल नंबर हमें पता लग गया क्या होते हैं, जो अपने आप को रिपीट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, या फिर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या स्क्वायर रूट ऑफ कंपोजिट नंबर हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 6 भी आ सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। तो इसका सिंपल सा है कि स्क्वायर रूट ऑफ, जो हम इसमें बोल सकते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। जैसे अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, फिर 4, उसके बाद 9, 4 के लिए 16, 5 का 25, 36, 49। तो ये सारे के सारे अपने पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नहीं है उसका स्क्वायर रूट एक हमें क्या मिलता है? इरेशनल नंबर मिलता है। या फिर इसके अंदर आप अपनी कल्पना शक्ति लगा सकते हैं, यू कैन इमेजिन, ठीक है, जिसमें आपको लगना चाहिए कि हाँ एक पैटर्न अजीब सा हो जो रिपीट ना करे। जैसे आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, 7.423, 4423, 44423 एंड सो ऑन, ठीक है। एक 4 आ गया, फिर 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया। एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है ना, ठीक है। तो कब तक चलता रहेगा हमें नहीं पता, ठीक है। उसी तरह से आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। मान लो मैंने लिखा 1.01011011, इस टाइप के एग्जांपल आपकी NCERT बुक में हैं और भी बहुत सारी बुक्स में हैं। आप इसके अंदर देखो, इमेजिनेशन भी ज़रूरी है, ओके। तो आप इसमें जितना चाहें उतने नंबर्स आप इसमें लिख सकते हैं। इज दिस ओके? ओके, एक बार इस चीज़ को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम रेशनल नंबर को या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन आपको पता है, नंबर लाइन इज जस्ट अ स्केल, ठीक है। हमारे पास ऐसे एक स्केल है और इस पर हमारे पास नंबर लाइन है, दिस इज़ लेट्स से 0 to 10। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके। नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि बताइए 2.5 कहाँ होगा? तो 2.5 आपको पता है कि ये 2 से तो बड़ा है, 3 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं द जूमिंग मेथड, ठीक है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये अलग से ऐसे कोई नाम है नहीं। तो आप 2 और 3 को जूम कर लीजिए, ठीक है। तो व्हाट विल बी दिस? दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। तरीका क्या था? एक एक 0 लगा दो, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास? 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। मान लीजिए इसमें होता 2.56, तो ये किस किस के बीच में होता? 2.5 एंड 2.6 के बीच में। तो हम इसको फिर से जूम कर देते, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास इसके आगे एक डिजिट और होता, तो फिर हम उसके आगे फर्दर जूम कर देते। इस तरह से आप जूम कर करके इसको निकाल सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल। तो आप इसको चाहे तो एक बार नोट कर लीजिए, लेकिन ये काफ़ी ईजी टॉपिक है, ठीक है। हमारे लिए जो मेन चीज़ सीखने की है वो है कि इर्रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आपको इरेशनल नंबर को करना है। तो उसके लिए मान लेते हैं, एग्जांपल से ले लेते हैं, √2 को कीजिए, ठीक है। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम का आइडिया होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, p² + b² = h², ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि 2 ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको स्क्वायर कर दें, ऐड कर दें और आंसर 2 आ जाए? तो 1 है, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इज़ 2, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 दैट इज़ 2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना, दिस इज़ √2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगती किस में है? तो आंसर है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। दिस इज़
राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, बेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा √2 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, आप नंबर लाइन जो बनाएंगे सेंटीमीटर स्केल पर, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, तो आप यहाँ पर बनाएंगे 1 सेंटीमीटर का मार्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, उसके बाद हम करेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री पे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री पे लगती है, दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल में। डी की मदद से आप प्रोटेक्टर की मदद से या फिर आप चाहें तो कंपास की मदद से बना सकते हैं। यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसकी लेंथ भी 1, इसकी लेंथ भी 1, तो ये कितना आ जाएगा √2। ठीक है, इसको आप फिर स्केल से ऐसे मिला दीजिए, कंपास से, सॉरी स्केल से नहीं, यहाँ पे आप इसको ऐसे करेंगे ना, जब स्केल को खोलेंगे, कंपास को खोलेंगे तो ऐसे आप आर्क लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास √2। ओके, √2 के बाद मान लीजिए मैं कहता हूँ कि √3 को कैसे बनाओगे, तो √3 के लिए मैं क्या करूँ, तो देखते हैं, चलो सोचो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर जो होता है वो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पर एक और 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाकर 90 डिग्री पर, इसको जब आप जोड़ोगे तो दिस इज़ √2, दिस इज़ 1, तो ये वाली लेंथ आएगी √3। इसको हम बोलते हैं द सर्कुलर मेथड। ठीक है, ये आप इसको सर्कल सा बनता है इसमें, तो √1 के लिए कैसे, √2 के लिए, √3 के लिए, तो √2 कैसे बनेगा, आप एक इसमें ट्राइंगल बनाएंगे 1 सेंटीमीटर जिसकी साइड होगी, तो दिस इज़ √2। उसके बाद यहीं पर 1 सेंटीमीटर की आप बना देंगे तो ये √3, यहीं पर बना देंगे तो ये √4, यहाँ पर बना देंगे तो √5, फिर यहाँ पर बना देंगे तो √6, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, √5 बनाने के लिए हमें इतने स्टेप करने पड़े, पहले √2 बनाओ, फिर 3, फिर 4, फिर 5 बनेगा। लेकिन √5 के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि क्या ये √5 जो है वो √4 का स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, √4 कितना होता है 4, √4 का मतलब 2 है ना, प्लस 1, ये भी तो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 के लिए मैं 2 सेंटीमीटर का बेस ले लेता हूँ। बेस कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ √4, और इसके बाद मैं यहाँ पर 90 डिग्री ले लेता हूँ, तो ये जो इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा ये √5 बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को। एक बार नोट कर लीजिए इसको। पाइथागोरस थ्योरम का हमें ध्यान रखना है। 9th क्लास कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मैथमेटिक्स का चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 1 था, नाम था इसका नंबर सिस्टम। ओके, उस टाइम हमने इसके अंदर किया था रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, और हमने साथ में सीखा था कि रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है अगर वो पॉइंट्स में हो तो हमारे पास रेशनल नंबर 2 टाइप के होते थे, वन वाज टर्मिनेटिंग एंड अदर वाज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्या होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास था 0.555555 या फिर 0.30303030, तो ये सब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन रिपीट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक यूज़ किया था साइन बार, उसके ऊपर हम बार लगा देते थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्ट्स। ओके, तो इसके बारे में मतलब क्या है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, लेकिन ये नाम जो है ये शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अलग से कुछ नहीं है, ये एक रेशनल नंबर ही है, इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ, इस टाइप से है ये नंबर जिसका मतलब है nth रूट ऑफ a, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n। ओके, जैसे कि हमारे पास है, जैसे आपने सीखा था लास्ट ईयर स्क्वायर रूट सीखा था, उसके बाद क्या आता था क्यूब रूट, उसके बाद द क्वाड्रेटियन रूट 4 के लिए, उसके बाद फिर जिसका रूट 5th रूट आता था, 6th रूट आता था। तो इस तरह से हमारे पास n रूट हो सकते हैं उसके। ठीक है, a की पावर 1/m, जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा उस इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म हैं, एक तो है इसमें स्क्वायर रूट या फिर nth रूट, दिस इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। इसमें हमारे पास ये जो है, और एक है हमारे पास ये, और एक है ये, तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास। हम एक बार इन तीनों चीज़ों के नाम देखते हैं। जो हमारे पास ये है nth रूट,
इसका बोलते तो ऐसे nth रूट है, एंड दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन। ए जो है ये हमेशा ही एक रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं रेडिसेंट। ये है हमारे पास nth रूट ऑफ ए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n, ठीक है, जिसमें इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन, दिस इज कॉल्ड रेडिसेंट, और ये हमेशा ही रेशनल नंबर होगा, और n है इसका ऑर्डर ऑफ सर्ड, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कहता हूँ कि मुझे बताओ 4 का क्यूब रूट, तो ये क्या है, यस दिस इज अ सर्ड, ये एक सर्ड है, ओके। उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ आपको क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बाहर क्यूब रूट, ठीक है ना, 2 की पावर 3 तो होता है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है, और ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। लेकिन हमने सर्ड की कंडीशन क्या पढ़ी थी कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो दिस इज नॉट अ सर्ड, ये एक सर्ड नहीं है। इज दिस ओके? इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 4√12, या फिर सिर्फ √12 ले लेते हैं, तो ये बताओ कि क्या ये सर्ड है या नहीं। तो इसमें क्या होना चाहिए, इर्रेशनल होना चाहिए। इर्रेशनल के लिए क्या है, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, nth रूट हो, कितने भी रूट हो सकता है। हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 4 3 are 12 एंड दिस इज 4। अच्छा, स्क्वायर रूट है तो एक 2 बाहर आ गया, ठीक है। क्या ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल, रूट वाली टर्म साथ में है, तो दिस इज ऑल्सो अ सर्ड, ये भी एक सर्ड है। इज दिस ओके? ये है हमारे पास सर्ड्स की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपके पास कि कोई नंबर इस तरह से है 5 + 2√3, तो दिस इज ऑल्सो सर्ड, ठीक है, ये भी एक सर्ड ही होगा क्योंकि यहाँ पर रूट आ गया। अब इस चीज़ में अगर हम रेशनल को ऐड करेंगे तो ओवरऑल तो इरेशनल ही है, ठीक है। तो ये है आपका सर्ड की बेसिक नॉलेज। एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है कि 7 - 4√3 का होल रूट ये सर्ड है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आपको कि हमें बताना है कि ये जो टर्म है वो सर्ड है या नहीं। तो उसके अंदर हमने जो सर्ड की डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या था, एन, यहाँ पर ए क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए, दैट इज क्यू, ये हमेशा ही एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमें रूट नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि क्या, इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये सर्ड नहीं है क्योंकि इसके तो अंदर इरेशनल आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर इरेशनल आ गया ना, तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं है। लेकिन हम डायरेक्ट किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, हमें एक बार इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि इसके फैक्टर वगैरह बन के किसी तरह से वो बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। इसको देखो कैसे करें, हम देखते हैं कि क्या इसके कुछ फैक्टर बन रहे हैं। तो इसको देखो 4 + 3 7 होता है, ठीक है। क्या मैं इसको 4 + 3 लिख दूँ, लिख सकते हैं, ठीक है जी, लिख सकते हैं। 4 को मैं क्या लिखूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 को क्या लिखूँ मैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। a² + b² - 2ab, यही बनेगा। 4 को मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर, √3 को क्या लिखा, √3 का स्क्वायर, और 4 को मैंने लिखा 2 × 2। तो इसको ध्यान से देखो, दिस इज a² + b² + 2 × a × b। तो व्हाट इज दिस, दिस इज a - b का होल स्क्वायर, तो दिस इज 2 - √3 का होल स्क्वायर, और बाहर अंडर रूट था तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ये क्या बचा अपने 2 - √3 बचा। तो यस इट इज अ सर्ड, ये एक सर्ड है, ओके। इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए कि यहाँ पर होता 7 + 4√3, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ट्राई करो एक बार। देखो इसमें क्या है, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपने पास, 2 + √3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज ऑल्सो अ सर्ड, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम 9 + 4√5। मोस्टली क्वेश्चन में इन दोनों का सम यहाँ पर होगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जब ऐसा हो तो यस दिस इज अ सर्ड, ओके। तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा है, तो हम इसको क्या लिखें, यही लिख देते हैं एज इट इज 4 + 5 + 4√5, ठीक है।
4 किसका होगा, 2 का, 5 किसका होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का, एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 को लिखते हैं 2 × 2 और रूट 5 एज इट इज़ पड़ा रहेगा। क्या ये भी हमारे पास फिर से आइडेंटिटी बन गई? तो ये बना अपने पास 2 + √5 का स्क्वायर और बाहर अंडर रूट है तो स्क्वायर से रूट कट गया, अपने पास क्या आया, 2 + √5। दिस इज ऑल्सो ए सर्ट। ओके, इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता कि इसका बताओ 2 + √3 का अंडर रूट, क्या ये है? तो आप इसको कोशिश करके देख लेना, इसके आपको फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। फैक्टर नहीं बनेंगे तो हम इसके पेयर्स नहीं बना सकते और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो ये एक सर्ड नहीं है, ठीक है। तो दिस टर्म इज़ नॉट अ सर्ड। ओके, इस टाइप से हम सर्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। अभी आपकी स्क्रीन पर है कुछ लॉज ऑफ सर्ड। ओके, लॉज ऑफ सर्ड और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये लगभग एक जैसी ही बात है। देखो अपन एक्सपोनेंट जो किए थे, जो 8th क्लास तक हमने किया था, उसके अंदर जो हमारे पास पावर आती थी वो डिवाइड में नहीं होती थी, है ना, या उसकी पावर माइनस में होती थी, लेकिन यहाँ पर डिवाइड में है, 1/समथिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो सर्ड्स के लॉ एक्सपोनेंट के लॉज जैसे ही हैं, सेम टू सेम वही बात है। देखो इसमें क्या है कि ये है nth पावर ऑफ a की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n, और आपको पता है पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो दिस इज a, ये चीज़ a के इक्वल है, और ये चीज़ अंदर वाली तो सर्ड है लेकिन ओवरऑल नंबर ये सर्ड नहीं है क्योंकि वो रेशनल बन गया ना, ठीक है। हालांकि हमें हाँ a के बारे में वैसे गिवन नहीं है कि वो रेशनल है इरेशनल है, लेकिन अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये एक सर्ड है और उसके लिए a को रेशनल होना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये चीज़ हम सीख चुके थे 8th क्लास में, वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो पावर दोनों के पास n है और बेस दोनों का अलग है, तो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसी तरह से पावर सेम हो, डिवाइड का साइन हो तो नंबर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद था अपने पास n की पावर a, ये है nth टर्म ऑफ a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इसको p से मल्टीप्लाई और p से डिवाइड कर दूँ? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपस में कट के तो वही हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर तो आएगा p, नीचे आएगा np या pn, फिर हम इस p को अंदर भी ले सकते हैं और हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पावर आप बाहर लगाओगे उतनी ही पावर आपको अंदर लगानी होगी। जैसे कि एग्जांपल के रूप में कहता हूँ मैं, मेरे पास है यहाँ पर 8, तो इसके लिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ 4th रूट ऑफ 8 की पावर 4। तो ये सारी की सारी बातें एक जैसी ही हैं, ओके। और यहाँ पर ये जो चीज़ है पावर ऑफ nth पावर ऑफ mth पावर ऑफ m, ठीक है, a दो पावर आ गई, तो दो पावर के लिए हम इसको पहले स्टेप में क्या करेंगे, n को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम m को बाहर ले जाएंगे और पावर बेस के साथ पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं जिसकी आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस करते टाइम। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इनको जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिमिलर में से सिमिलर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ओके। तो अब हमें चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है, अब हमारी बची है इसमें अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को कैसे करें उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम बात करेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर और रेशनलाइजेशन, कि हम नंबर का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। टॉपिक है हमारा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ सर्ड्स, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर ही ज़रूरी नहीं है, हम न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 10, पूछा जाता है कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो हमारे पास है √10, पूछा जाता है कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं RF इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ये वो नंबर है कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करें और ये रेशनल नंबर बन जाए, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, दिस इज द स्मॉलेस्ट possible irrational number by which it can be multiplied so that it become rational, by which a number या फिर a surd
ओके तो ये है रेशनलाइजिंग फैक्टर की डेफिनेशन। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? छोटे से छोटा नंबर हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल नंबर बन जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 से ही कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर या फिर 10 की पावर 1/2 की पावर 2। तो 2 से 2 कट गया 10। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आया? √10 आया। ठीक है, तो RF ऑफ √10 इज़ √10। उसी तरह से मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको कि मुझे बताओ व्हाट विल बी द RF ऑफ √12। तो √12 को छोटे से छोटा नंबर बताओ कि किससे मल्टीप्लाई करें और ये रेशनल बन जाए। तो पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा 2 × 2 × 3। ओके, 2 तो यहाँ से बाहर आ रहा है, 2 तो बाहर आ गया, √3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें रेशनल बन जाए? तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा? ये 2 × 3 दैट इज़ 6 बन जाएगा। तो व्हाट इज़ द RF ऑफ √12? ये आया हमारे पास √3। ठीक है, इस तरह से हम रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है अपने पास, बताइए √72 इसका RF क्या होगा? व्हाट विल बी द RF ऑफ √72? √72 का RF कैसे निकालें? तो सबसे पहला काम क्या था? फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाइए इसके। ये होता है 12 6 are 72, 12 6 72 होता है। तो इसके फैक्टर बनेंगे 6 × 6 × 2, 6 2 12, 12 और 6। अच्छा, यहाँ से 6 कॉमन आ गया, 6 √2। तो किससे मल्टीप्लाई करें? तो इसका RF कितना आया? √2। ठीक है, इस तरह से हम रेशनलाइजिंग फैक्टर को निकालते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ें? अब हमें देखो इसने कहा है कि हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है? रेशनल नंबर बनाना है। ये इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई हमें डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट अच्छा नहीं लगता, आप बस उस चीज़ को वहाँ से हटाओ। ठीक है, क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो या जो भी आपका सर्ड है, उसकी जो भी nth पावर है, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उनकी। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। हम समझते हैं इस चीज़ को इन 5 एग्जाम्पल से। ठीक है, हमारे पास ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास 1/√3, 2/3√2, 7/2√5, 9/3√27 एंड 45/3√15। तो हमें इन सब के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, फिर हमें सीखना है कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो मुझे बताओ कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसका डिनोमिनेटर रेशनल बन जाए। तो सिंपल सी बात है, हमें इसको क्या करना है? 1/3√3, ये √3 है ना, अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाला तो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे नंबर भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें कोशिश करनी होती है कि ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि नंबर में चेंज ना आए। तो अगर मैं इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो कट के 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला स्टेप क्या हुआ? हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3/√3। अब √3 ही क्यों लिखा पता लगा? क्योंकि हमें नीचे वाले को गायब करना है ना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या होता था? ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आया? √3/3। बस ये आंसर है। ये हो गया आपका रेशनलाइज। ओके, पता लगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या करें? इसको फिर से वही 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा? 1/3√2। √2 को गायब करना है तो ऊपर भी √2 नीचे भी √2, यही होगा। ठीक है जी, इसमें देखो आपको क्या है कि हो सकता है इस तरह से रट्टा लगवाया जाए कि जो डिनोमिनेटर है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इसको रेशनलाइज करना है, तो हम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर कितना आएगा? 2√2 और नीचे कितना आएगा? 3 तो एज इट इज़, और √2 × √2 ये इट बिकम 2। एक 2 से एक 2 कट गया, तो इसका कितना आया? √2/3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या? चलिए फटाफट से करते हैं। √5, यहाँ भी √5, तो ऊपर कितना आया? 7√5/2 × 5, 10। ओके, अगले का कितना आएगा? इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। इसको 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27 क्या होता है? 3 की पावर 3 होता है, यानी 3 यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट का साइन है, यानी कि इस तरह से है। √27 इज़ 3 3 3। क्या एक 3 बाहर आ जाएगा? ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास? 3 × 3√3। तो 3 3 = 9, 3 3 = 9। तो ये कितना बचा हमारे पास? 1/√3 बचा। तो ये क्वेश्चन और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन
ये एक बात ही है, लेकिन स्टेटमेंट तो कैसे भी दे सकता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, आंसर कितना आया √3/3। आप इसको डायरेक्ट कर देते चाहे तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास था 9/3√27, ठीक है। तो आप इसको कीजिए, ऊपर भी √27 नीचे भी √27, तो कितना आया 9 मल्टीप्लाई √27 को हम लिखेंगे 3√3, नीचे आएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 27, तो 3 से 3 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो भी हमारे पास आंसर √3/3 ही आएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए फिर कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 15 के तो फैक्टर 3 × 5 बनेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसको ऊपर भी √15 और नीचे भी √15, कितना आएगा 45 मल्टीप्लाई √15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। 15 3 ज़ा 45, तो इसका आंसर कितना आया √15। इज दिस ओके। तो इसका मतलब हुआ कि 45/3 √15 लिखो या √15 लिखो, एक ही बात है। ओके, हमें रेशनलाइज करने की एक हैबिट बनानी है। हमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसके भी बेस में, ठीक है, याद रहे, जिसके भी डिनोमिनेटर में, जिसके भी बेस में हमें मिलता है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, तो हम उसका फटाफट से रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ये तो टाइप 1 क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए थोड़े से लेवल को बढ़ाते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस करते हैं। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इस टाइप से आ सकते हैं कि जब नीचे वाला नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। नीचे वाला नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि बीच में प्लस माइनस का साइन भी आ जाए। तो अभी तक हमें पता था कि नीचे वाले को हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब मुझे इसको रेशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर रेशनल बन जाना चाहिए। उसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो चलिए सोचते हैं थोड़ा सा। आप इस चीज़ को देखो, सिर्फ नीचे वाले को देखो, सिर्फ हमारे पास क्या है √2 + 1 है, ठीक है। √2 + 1 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो दिस इज a + b का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो ये हमारे पास बना 3 + 2√2। क्या ये रेशनल है? आंसर है नहीं, ये तो पहले से एक साइड है, दोबारा से बन गया। लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि हम चाहते हैं कि नीचे वाला क्या बने, रेशनल बने, ठीक है। तो हमें इसमें a + b का स्क्वायर या a - b का स्क्वायर, इन दोनों आइडेंटिटीज़ में से किसी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मुझे कौन सी आइडेंटिटी करनी है, a² - b स्क्वायर। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ a + b मल्टीप्लाई a - b, ठीक है। हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, उससे हमारे पास ये पक्का रेशनल बन जाएगा, ठीक है। ट्राई कर लीजिए। हमारे पास क्या है, √2 + 1 है, यानी कि a + b है। तो अगर मैं इसको √2 - 1 से कर दूं तो a + b, a - b क्या बना, a² - b स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, तो पक्का रेशनल बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर हमें इस आइडेंटिटी को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, वी यूज़ a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b स्क्वायर, या फिर कुछ बच्चे हो सकता है a और b के साथ कंफर्ट ना हो, तो वी कैन यूज़ x + y x - y इज इक्वल्स टू x² - y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज़ हम इसके डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे, ओके। उससे हमें क्या होगा कि हाँ, हम श्योर हो जाएंगे कि यस, जो बनेगा वो क्या है, रेशनल ही है, ओके। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करें, इसको हम रेशनलाइज करने के लिए यहाँ करेंगे √2 - 1, तो ऊपर भी सेम टर्म आएगी, ठीक है, तभी तो आपस में 1 बनेगा ये, ठीक है। चलो सोल्व करो। ऊपर क्या बना हमारे पास, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ रह जाएगा, और नीचे a + b a - b, तो a² - b स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास √2 - 1/2 - 1, तो इसका आंसर कितना आया, ये इसका आंसर है, ठीक है। सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, इसको a + b है तो a - b, ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो ऊपर वाला तो हमारे पास रह गया 2 - 3, और नीचे वाला क्या बनेगा, a² - b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, तो इसका आंसर कितना आया
2 माइनस √3। ओके, उसी तरह से मेरे पास अगला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं क्या करूँ, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तभी तो a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होना चाहिए, और ऊपर भी फिर याद रखना है कि ऊपर नीचे ये नंबर सेम होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पर साइन में गड़बड़ कर दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे भी रट सकते हो या फिर ऐसे रटवाया जाता है, हम कोशिश करते हैं समझने की। ठीक है, रटने के ऊपर कोशिश करो कि कम से कम ही ध्यान दिया जाए। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज़ है, इसका तो हम क्या कर सकते हैं, हालांकि इसका भी एक साफ सुथरा प्रूफ है, मल्टीप्लिकेशन के रूल से है, लेकिन हमें याद रहे तो एग्जाम में हम जल्दी यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आपको ऐसे रटवाया जाएगा कि जो साइन यहाँ है ना उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। चलो मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना आया और नीचे a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बेस अलग अलग थे, पावर सेम थी, तभी तो मल्टीप्लाई हुए थे आपस में। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई 3 का √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये आएगा 12। 49 माइनस 12, तो इसका आंसर कितना आया, 7 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 35। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए, इसमें क्या करें, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो ऊपर आया √7 प्लस 1 और नीचे आया √7 का स्क्वायर 7 माइनस 1, तो √7 प्लस 1/6, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, रेशनलाइजेशन पता लगा कैसे करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी एक वर्कशीट मिलेगी, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उनको आराम से प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल बिकम मास्टर इन दिस। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। ये 4 एग्जाम्पल और है हमारे पास, अब इनको और करते हैं एक बार ट्राई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, √3 + 1 √3 - 1। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था, ऊपर न्यूमरेटर में 1 था। अब हो सकता है हमारे पास न्यूमरेटर में भी कोई ना कोई वैल्यू हो, तो इन 4 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है √3 + 1 और √3 - 1, तो इसमें हमें क्या करना है, रूल वही रहेगा, नीचे वाले को हमें a² - b² करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना होता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, उसी तरह से इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस क्वेश्चन में भी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऊपर आ गया √3 + 1 √3 + 1, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आया a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो ऊपर कितना आएगा अपने पास, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1 × 2ab डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 3 + 1 4 प्लस 2√3/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। हम इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। आप इसको देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो 2 + √3 बचेगा और नीचे वाला 2 कट जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ऊपर तो अपने पास देखो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको डायरेक्ट कर दें। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा रूट के अंदर। ठीक है, नीचे कितना आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 11 और 5 16 प्लस 16 माइनस 2√55, और 11 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा अपने पास 6। ठीक है, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 8 माइनस √15/3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इज दिस ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऊपर वाला तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो गया, 10 का तो 100 आ गया, और नीचे आया a² माइनस b², तो 7 माइनस 5 दैट इज 50। ओके, तो जैसे जैसे आप इसके प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही जल्दी जल्दी आपसे होते जाएंगे। कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं इन चीज़ों में। कई बार होता है कि रूट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड में गड़बड़ हो जाती है, ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करें उस चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो। चलिए अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा अलग है। हमें ये चीज़ इसके इक्वल दे रखी है, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, इसको रेशनलाइज करो, डायरेक्ट लिख दो इसको। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं। ऊपर तो आएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 11 माइनस √7 से ऊपर, 11 माइनस √7 से नीचे। ठीक है, तो ऊपर 11 माइनस √7 का स्क्वायर बचेगा, दैट इज़ 11 + 7
माइनस 2√77 यही बचेगा और नीचे आएगा a² माइनस b² 11 माइनस 7। तो 11 और 7 कितने होते हैं 18 माइनस 2√77 और 11 में से आप 7 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4 ही आएगा। चलिए 2 कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा 9 माइनस √77 ये 77 आएगा डिवाइडेड बाय 4 नहीं 2 तो हमने कॉमन ले लिया ना। इसको हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। दिस इज 9/2 माइनस √77/2। ठीक है, इनका एलसीएम लोगे तो यही बात बनेगी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप इससे कंपेयर करो, कंपेयरिंग दिस विद दिस। तो रूट वाली टर्म के साथ y है, यहाँ पे रूट वाली टर्म के साथ 1/2 है। तो इसमें क्या आया x की वैल्यू तो आई 9/2 एंड माइनस का y√77 क्या आया माइनस का 77/2। माइनस से माइनस 77 से 77 तो y की वैल्यू आई 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आती है हमारे पास 9/2 एंड y की वैल्यू आती है हमारे पास 1/2। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x एंड y आर रेशनल नंबर। तो यस, हमारे रेशनल ही निकले हैं। ये है हमारे पास टाइप 2 क्वेश्चंस। अब इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा मुश्किल और भी बना सकते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखिए उस क्वेश्चन को कैसे करें। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। हमें क्वेश्चन गिवन है इफ़ √2 इज इक्वल्स टू 1.414 एंड √3 इज इक्वल्स टू 1.732 देन फाइंड 1/√2 प्लस √3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया है कि हम इसको कैसे करें। ठीक है, देखिए इसका तरीका क्या रहेगा। सबसे पहला काम, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डायरेक्ट कर देते हैं 1.414 1.732। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1/ यहाँ आया 6, यहाँ पर आया 4, 7 और 4 11 3 तो इसका आंसर आता है उनका 1000/1346 जो कि आपका आंसर एकदम सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन क्यों ना हम इसको रेशनलाइज कर लें, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसका कितना आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ कितना आया √3 माइनस √2 √3 माइनस √2 ऊपर कितना आया √3 माइनस √2 और नीचे कितना आया 3 माइनस 2 ऊपर कितना आया 1.732 माइनस 1.414 वैल्यू पुट कर दी हमने और नीचे कितना आया 1। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान है सॉल्व करना। ठीक है, अब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे के मन में आया सर आपने इसको 2√3 की जगह 3√2 क्यों किया। तो चलिए 2√3 से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना आएगा √2 माइनस √3, यहाँ पे कितना आएगा √2 माइनस √3 ऊपर आएगा 1.414 1.732 और यहाँ पर आएगा 2 माइनस 3। अब देखो ये चीज़ में इसमें ये नंबर और ये नंबर ये बड़ा है ये छोटा है तो ऊपर आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये आएगा नेगेटिव में कुछ जो भी इसको सोल्व करके आएगा डिवाइड में -1 तो माइनस से माइनस 3 भी कट गया, आंसर तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर आपका इसमें इतना ही है। बाकी आपको इसमें चैप्टर में जो भी डाउट आता है तो आपको इसमें जो भी डाउट आता है आप उसकी पिक क्लिक कीजिए और हमें ईमेल कर दीजिए। ठीक है, आने वाले 1 वीक में जैसे हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं हम उसकी एक वीडियो बना देंगे डाउट्स के लिए। ठीक है, तो उस टाइप के जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चंस डाउट आते हैं आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। आप NCERT की बुक यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी बुक आप प्रेफर करना चाहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।